हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। तो फाइनली आज मैं क्लास 12 इंग्लिश का एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको जिसको 2024 में इंग्लिश का पेपर देना है, सुधर जाओ स्टूडेंट, टाइम वो आ गया है, परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब आपको अच्छे से तैयारी करना होगा और आज के इस वीडियो में मैं आपका 12th इंग्लिश में 35 नंबर यानी कि 35 नंबर पक्का कराऊंगा। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, हम भी सोच रहे हैं कि आपको ऐसी ऐसी क्लासेस दे देना कि उसको ही पढ़कर आप बहुत अच्छा नंबर ले आए। तो उन्हीं में से ये एक क्लास है, 35 नंबर आज हम पक्का करेंगे। और क्यों होगा? क्योंकि हम इस वीडियो में जो आपका सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी दोनों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, सेक्शन ए जो आपका होता है ये 15 नंबर का होता है, सेक्शन बी 20 नंबर का होता है, टोटल मिलाकर 35 नंबर आज हम दोनों को एक वीडियो में पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट कहते थे सर मुझे अनसीन पैसेज सॉल्व करना नहीं आता, मुझे आर्टिकल लिखना नहीं आता, लेटर लिखना नहीं आता, आज मैं सिखा के रहूंगा और इस बार आपको टॉपर बना के रहूंगा। आज हम पढ़ेंगे अनसीन पैसेज। सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इंग्लिश के अनसीन पैसेजेस को कैसे सॉल्व करें। उसके बाद में आर्टिकल राइटिंग पढ़ेंगे। अनसीन पैसेज 15 नंबर का आता है, आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर का आता है। एक ऐसा आर्टिकल पढ़ेंगे जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसके बाद में हम लेटर राइटिंग पढ़ेंगे 10 नंबर। सब कुछ मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो एक एक करके हम सबको देखेंगे। बस इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अनसीन पैसेज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन ए को। देखिए, सेक्शन ए में अनसीन पैसेज होता है, उसको पहले पढ़ेंगे, फिर हम सेक्शन बी आर्टिकल और लेटर को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये अनसीन पैसेज है। यहां पे मैंने ऊपर हेडिंग नहीं डाला, आप डाल दीजिएगा सेक्शन ए अनसीन पैसेज, ठीक है। तो ये सबसे पहले अनसीन पैसेज होता है सेक्शन ए में आपके। तो देखिए क्या है ये, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। इसमें होता क्या है, एक अनसीन पैसेज आपको इंग्लिश में दे दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 वोकेबुलरीज। 15 नंबर आपको दिया जाएगा। देखो पढ़ो, पहले इसको पहले पढ़ेंगे, फिर इसके नीचे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। मैं सब कुछ समझाऊंगा, थोड़ा पैशंस के साथ इस वीडियो को देखना। देखो ये जो हमारा अनसीन पैसेज है ये जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, उनसे विकास से रिलेटेड, उनके विनाश से रिलेटेड है। जो लोग पेड़ पौधे को काटते हैं उनको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, ऑफ फॉरेस्ट जंगलों का या वनों का, हैज ये वो है मेजर इंपैक्ट। मेजर इंपैक्ट का मतलब बहुत बड़ा प्रभाव, ठीक है, ऑन पर द प्रोडक्टिविटी उत्पादकता ऑफ आवर क्रॉप्स लैंड, यानी कि हमारी फसल भूमि की। तो वनों के विनाश से हमारी फसल भूमि की उत्पादकता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो हम लोग फसल लगाते हैं, जो किसान लोग फसल लगाते हैं, ठीक है, उनकी उत्पादकता पर अगर आप वन को रेगुलर काट रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखो, दिस हैपेंस इन 2 वेज, यानी कि दिस हैपेंस ये होता है इन 2 वेज, 2 तरह से। तो ऐसा 2 तरह से होता है। पहला, सॉइल इरोजन इंक्रीजेस मैनीफोल्ड, यानी कि सॉइल मिट्टी का इरोजन, कटाव, इरोजन का मतलब होता है कटाव, इंक्रीजेज वो बढ़ता है, मैनीफोल्ड कई गुना। तो इससे मिट्टी का कटाव कई गुना बढ़ेगा। भाई वन नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेंगे तो मिट्टी का कटाव कई गुना बढ़ेगा। एंड और द सॉइल लिटररी, और जो सॉइल जो मिट्टी है वो लिटररी सचमुच गेट वास्ट डबे वो बह जाती है, और इससे मिट्टी भी सचमुच बह जाती है, ठीक है। तो वन अगर लगातार कटते रहे भैया तो मिट्टी का कटाव तो कई गुना बढ़ ही जाएगा और मिट्टी सचमुच बह जाएगी। देखो मैं हिंदी मीनिंग के साथ बता रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो चीज पढ़ो अच्छे से पढ़ो वरना ना पढ़ो, ठीक है। हम सब कुछ आपको बताएंगे अभी। पहले हम अनसीन पैसेज अगर ऐसे हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लोगे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए क्या है, यहां से वास्ट डबे लीडिंग टू एन एसेंट्यूटेड साइकिल ऑफ फ्लूड्स एंड ड्रॉट्स, यानी कि लीडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है, टू एन एसेंट्यूटेड साइकिल, जो चक्र होता है, ठीक है, जो चक्र होता है आप फ्लूड्स का मतलब होता है बाढ़, एंड ड्रॉट्स और सूखे का। तो इससे फसल, इससे जो होगा वो सूखे
जिससे बाढ़ और सूखे का चक्र बढ़ जाता है। मतलब जितना ज्यादा मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी बहेगी, उतना ज्यादा सूखा और बाढ़ का कटाव वो बढ़ जाएगा, ठीक है। बट इक्वली, लेकिन इक्वली का मतलब क्या होता है? इक्वली का मतलब होता है बराबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, इज द इम्पैक्ट, प्रभाव ऑफ द शॉर्टेज, कमी ऑफ फायर। फायर वुड्स का मतलब होता है जो जलाऊ लकड़ी होती है, ठीक है, जलाऊ लकड़ी। ऑन द प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता पर, ऑफ क्रॉप लैंड, यानी कि क्रॉप लैंड पर। क्रॉप लैंड का मतलब होता है फसल भूमि, लेकिन फसल भूमि की उत्पादकता पर जलाऊ लकड़ी की कमी का प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मतलब जलाऊ लकड़ी जो होता है, जो पेड़ को काट लिया जाता है तो उसमें जलाऊ लकड़ियां निकलती हैं, ठीक है, वो समझिए। आगे देखिए, व्हेन फायरवुड बिकम्स स्केयर, पीपल बिगिन टू बर्न काउ डंग एंड क्रॉप वेस्टेज। यानी कि व्हेन, जब, फायरवुड्स यानी कि जलाऊ लकड़ी, ठीक है, बीकम स्केयर, उसका चलन जो है वो बढ़ जाता है। पीपल, लोग, बिगिन, शुरू कर देते हैं, टू बर्न, जलाना, काउ डंग। काउ डंग का मतलब होता है जो गाय का गोबर होता है, ठीक है, उसको आपने देखा होगा कहीं कहीं उपले, ठीक है। एंड और क्रॉप वेस्ट्स, क्रॉप वेस्ट का मतलब जो फसल के कचरे होते हैं, जैसे आपने धान उगाया, अब धान पे आपने धान तो निकाल लिया, लेकिन जो उसका होता है, ठीक है, क्रॉप होता है, उसको जलाने के लिए। तो जब जलाऊ लकड़ी का चलन बढ़ जाता है तो लोग गोबर और फसल के कचरे को जलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं तो इससे खाना भी बनाया जाता है, बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो देखो, इन मैनी प्लेसेस, कई जगह पर, आप आवर कंट्री, हमारे देश की, काउ डंग यानी कि गोबर एंड क्रॉप वेस्टेस, और फसल का जो वेस्ट है, आर द मेजर सोर्स, वो मुख्य स्रोत है, आप कुकिंग, पकाने का, एनर्जी यानी कि ऊर्जा स्रोत, मतलब खाना पकाने का, ठीक है। तो देश में कई स्थानों पर गोबर और फसल का अपशिष्ट खाना पकाने की ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। मतलब इससे खाना भी पकाया जाता है। जैसे गैस को आपने ओपन किया तो गैस से आग निकलती है, वैसे ही भैया जब आप लकड़ी को या फिर जलाएंगे उसको, गाय के गोबर को, तो भी भैया आग ही निकलेगा, ठीक है। आगे देखिए, कंसेंटली एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स यूज्ड एंड नथिंग गोएज बैक टू द सॉइल। कंसेंटली का मतलब होता है इसके परिणाम स्वरूप, एवरी पार्ट, हर एक पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का, गेट्स यूज्ड, वो उपयोग में आ जाता है, एंड और नथिंग गोएज, और कुछ भी नहीं जाता, टू द सॉइल, मिट्टी में। तो इसीलिए कहा गया है कि जो पौधे का प्रत्येक भाग, हर एक भाग उपयोग में आ जाता है और कुछ भी मिट्टी में वापस नहीं जाता। मतलब आप पेड़ पौधे से फल ले रहे हैं, अभी अगर हरा है उस पे फल आ रहे हैं तो आप फल खा रहे हैं, अगर उसको काट देंगे तो आपको लकड़ी मिलेगी। मतलब वो कभी वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है। ओवर ये पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय के साथ साथ, दिस न्यूट्रिएंट, ये जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, समय के साथ साथ ये पोषक तत्वों, ड्रेन्स, कमी, अफेक्ट, प्रभाव डालता है क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यानी कि क्रॉप का मतलब फसल उत्पादकता। तो पोषक तत्वों की ये कमी फसल उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। अगर पोषक तत्व की कमी होगी तो फसल उत्पादकता भी प्रभावित होगी। अभी समझिए, थोड़ा सा और है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए रहेगा, इसी क्वेश्चन का आंसर देना होगा। भैया 15 नंबर इसके लिए मिलेगा, तो थोड़ा समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। देखो, इन एडिशन टू दिस, यानी कि इसके अलावा, द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई यील्ड वेराइटीज, ठीक है, ऑन ये लिमिटेड डाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटास। यानी कि इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, ठीक है, इसके अलावा द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई यील्डिंग वेराइटीज, यानी कि जो हरित क्रांति की तकनीक है, ठीक है, ये लिमिटेड डाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ये लिमिटेड डाइट, एक लिमिटेड डाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि रासायनिक उर्वरक का, सच एज होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटास। यानी कि इसके अलावा हरित क्रांति की तकनीक नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास जैसे रासायनिक उर्वरक सीमित आहार पर उच्च उपज देने वाली किस्मों की तकनीकी होते हैं, ठीक है। द टोटल बायोमास, यानी कि कुल जैव भार, प्रोडक्शन, उत्पाद का, गोएज अप, हो जाता है, एंड सो डज द ड्रेन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ड्रेन का मतलब होता है निष्कासन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्वों का, फ्रॉम द सॉइल, यानी कि मिट्टी के। तो कुछ जैव भार उत्पादन बढ़ जाता है और मिट्टी से पोषक तत्वों का निष्कासन भी बढ़ जाता है। मतलब अगर आप लोग फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, खाद को यूज करते हैं, तो भाई फसल की उत्पादकता बढ़ जाएगी, सबको पता है, ठीक है। फसल ज्यादा करने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है, खाद का, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके नीचे क्वेश्चन है, देखो हमने गद्यांश को तो पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को पढ़िए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स। यानी कि व्हाट, क्या, आर हैं द टू डिसएडवांटेज,
दो हानि ऑफ द डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश का ऑफ फॉरेस्ट वनों का। तो वनों के विनाश के दो नुकसान बताइए। अगर वन लगातार विनाश हो रहा है वन का यानी कि जंगल को काटा जा रहा है तो उसके दो नुकसान कौन कौन से वो आपको लिखना है ढूंढ ढूंढ के। दूसरा, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी, खाना पकाने की ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो मैंने आपको बताया था काऊ डंग, अभी हमने पढ़ा है काऊ डंग है और क्रॉप वेस्टेस है यानी कि गोबर है, गोबर के जो उपले होते हैं और जो फसलों के जो वेस्टेस होते हैं, ठीक है, उसके सूखे हुए उसको जलाकर लोग खाना बनाते हैं। तीसरा, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन द सॉइल, यानी कि व्हाट इज द इंपैक्ट, क्या प्रभाव ऑफ द टेक्नोलॉजी तकनीक का ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति ऑन द सॉइल मिट्टी पर। तो हरित क्रांति की तकनीक का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। चौथा, हाउ कैन द सॉइल बी इनरिच्ड, यानी कि मिट्टी को कैसे समृद्ध किया जा सकता है। पांचवा, चार क्वेश्चन हमारे हो गए, 3-3 नंबर के रहेंगे भैया, एक एक क्वेश्चन के लिए 3-3 नंबर आपको मिलेगा, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 12 नंबर हो गया। 3 नंबर की वोकेबुलरी देखो, पांचवे का क्या है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अफेक्ट, इस पैसेज में कौन सा शब्द है जिसका मतलब अफेक्ट है, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा वर्ड है इस पैसेज में जिसका मतलब अफेक्ट है। तो इम्पैक्ट है इस वर्ड में, इस पैसेज में एक वर्ड आया था शायद इम्पैक्ट, उसका मतलब होता है अफेक्ट, ठीक है, हमने देखा है। देखो मैं बता देता हूं यहाँ पे, देखो ये इम्पैक्ट है, ये जो है अफेक्ट का मीनिंग, अफेक्ट का मतलब भी प्रभाव और इम्पैक्ट का मतलब भी वही होता है। दूसरा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ माइनर, इस पैसेज में माइनर का अपोजिट क्या है। तो भैया माइनर का अपोजिट है मेजर, तो मेजर भी इसी में दिया गया, देखो ये मेजर, ठीक है, तो इसको लिख देना है, बस हो गया। तीसरा है व्हाट डज द फ्रेज बायोमास मीन्स इन द पैसेज, यानी कि बायोमास जो फ्रेज है इसका इस पैसेज में मतलब क्या है, ठीक है, तो इसको आपको लिखना है। इसमें क्या है, बायोमास का पैसेज क्या है, बायोमास का अर्थ जीवित पदार्थ की मात्रा से है, ठीक है, तो उसको लिख देंगे बायोमास मीन्स द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे। अब इसको एक एक करके हम भैया सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक याद रखना, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब भी आप इसको सॉल्व करें तो आपको एक काम करना है। जैसे हम लोग ये अनसीन पैसेज है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो डिस्ट्रैक्शन है, जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे हम लोग गद्यांश में करते हैं हिंदी के, तो डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, डॉट डॉट करके आपको ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके इसका जो लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड क्या है इस पैसेज का उसको देख लेते हैं। देखो इसका लास्ट वर्ड जो है वो है द सॉइल, तो इसको ऐसे लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने ये वाला किया है अनसीन पैसेज, सॉरी सॉइल लिख दीजिएगा, एल कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सही कर दीजिएगा, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखो एक एक क्वेश्चन का आंसर, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द टू डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि दो ऐसे कौन से हानि है, वनों के विकास के दो नुकसान कौन से हैं, तो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, द टू डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट आर, यानी कि द टू डिसएडवांटेज दो हानि ऑफ द डिस्ट्रक्शन विनाश का ऑफ फॉरेस्ट आर, यानी कि वनों के विनाश के दो नुकसान निम्न है। सबसे पहला देखो, इट इंक्रीजेज, ये बढ़ाता है सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, ठीक है, अभी मैंने बताया था पैसेज में, देखो यहाँ पे लिखा है, मैं अलग से नहीं बता रहा हूं, दिस हैपेंस इन टू वेज, सॉइल इरोजन इंक्रीज एंड मैनीफोल्ड द सॉइल लिटरली गेट वॉश्ड अवे, यही नुकसान है, लिख दो, इट इंक्रीजेज सॉइल इरोजन which in turn lead to an associated cycle of fluid and droughts, उसमें दिया गया था, तो it increases, ये बढ़ाता है soil erosion, मिट्टी के कटाव को, which जिसके परिणाम स्वरूप in turn lead, यानी कि बढ़ जाता है, to an associated cycle, चक्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, सूखे का चक्र, आप फ्लूड एंड ड्रॉट यानी कि बाढ़ और सूखे का, तो ये मिट्टी के कटाव को बढ़ाता है जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ और सूखे का चक्र बढ़ जाता है, ये पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा, इट आल्सो हैज ए मेजर इंपैक्ट, इट आल्सो ये भी है हैज ए मेजर इंपैक्ट, एक मुख्य प्रभाव ऑन द प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता पर ऑफ आवर क्रॉप लैंड, यानी कि अपने क्रॉप लैंड का मतलब होता है फसल भूमि, तो इसका हमारी फसल भूमि की उत्पादकता पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो वही तो मैंने बताया था, देखो हम अलग से नहीं बता रहे हैं, सारी क्वेश्चन आपको आंसर इसी में मिल जाएगा। देखो दिस हैपेंस इन टू वेज, सॉइल इरोजन इंक्रीज मैनीफोल्ड एंड सॉइल लिटरली गेट वॉश्ड अवे, ठीक है, लीडिंग एंड एसेंट्यूटेड साइकिल ऑफ फ्लूड एंड ड्रॉट्स, बस यही सब लिखना है आपको इसमें, ठीक है।
कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, मैंने 2 नुकसान आपको बता दिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर कंप्लीट। व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी, यानी कि पूछा जा रहा है कि खाना पकाने की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था दूसरा क्वेश्चन, द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी आर काउ डंग एंड क्रॉप वेस्टेज, यानी कि द मेजर सोर्सेज मुख्य स्रोत ऑफ कुकिंग एनर्जी ऊर्जा आर काउ डंग, यानी कि गोबर गाय का, एंड क्रॉप वेस्टेज। ठीक है, क्रॉप वेस्टेज का मतलब होता है फसल अपशिष्ट, फसल जो होता है। तो खाना पकाने की ऊर्जा के मुख्य स्रोत गोबर और फसल अपशिष्ट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूं, नहीं तो कहेंगे सर जी दिखाए नहीं। इन मैनी प्लेसेज ऑफ आवर कंट्री काउ डंग एंड क्रॉप वेस्टेज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी। यही लाइन लिख दो, क्या है इसमें, वही चीज है। ठीक है, तीसरा देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तीसरा है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑन द सॉइल, यानी कि हरित क्रांति की तकनीक का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको आपको लिखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है तीसरा क्वेश्चन। तो देखो लिखो यहाँ पे, मैनी सॉइल बिकम्स लेस fertile over time and farmer have to use increasing amount of fertilizers and other inputs to maintain yield, यानी कि मैनी सॉइल्स का मतलब कई मिट्टी becomes हो गए हैं लेस फर्टाइल, यानी कि कम उपजाऊ, ओवर टाइम समय के साथ। तो कई मिट्टी समय के साथ कम उपजाऊ हो जाती हैं। ठीक है, एंड और फार्मर्स जो किसान हैं, ठीक है, हैव टू यूज इंक्रीजिंग, उनको यूज करना पड़ता है इंक्रीजिंग बढ़ाने के लिए, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि उर्वरकों का अमाउंट। ठीक है, एंड और अदर इनपुट्स, और अन्य जो आदान प्रदान है। ठीक है, टू मेंटेन यील्ड, यानी कि उनको उर्वरकों को आदान प्रदान भी बढ़ती मात्रा का उपयोग करना पड़ता है। तो कई मिट्टी के साथ साथ कम उपजाऊ हो जाती हैं और किसानों को उपज बनाए रखने के लिए उर्वरकों और अन्य आदानों की बढ़ती मात्रा का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे आपको लिख देना है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये सारे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, चौथा देखिए, अनसीन पैसेज ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, किसमें, इंग्लिश में। और टफ कुछ नहीं है, आपको अपने पैसेज में ढूंढ कर आंसर लिखना। देखो चौथा, हाउ कैन द सॉइल बी एनरिच्ड, यानी कि क्वेश्चन आपका है कि हाउ कैन बी, मिट्टी को कैसे समृद्ध किया जा सकता है, मिट्टी को कैसे समृद्ध किया जा सकता है। तो देखो चौथा इसका आंसर देखो, सॉइल कैन बी एनरिच्ड, यानी कि इस मिट्टी को कैसे, बाई एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि कार्बनिक पदार्थ को ऐड करके कर सकते हैं, सच एज कंपोस्ट, और कंपोस्ट मैन्योर, कंपोस्ट खाद का, और कवर क्रॉप्स। ठीक है, तो कई मतलब मिट्टी को कार्बनिक पदार्थ जैसे कंपोस्ट खाद या कवर फसलें डालकर समृद्ध किया जा सकता है। ठीक है, सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाई एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि मिट्टी को कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, को डालकर, सच एज कंपोस्ट मैन्योर आर कवर क्रॉप्स, और कंपोस्ट खाद या कवर फसलें डालकर समृद्ध किया जा सकता है। देखिए आगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स सच एज, यानी कि जो रासायनिक उर्वरक हैं। ठीक है, सच एज जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटास, और पोटास कैन आल्सो, उनका भी यूज्ड, उपयोग किया जाता है, टू एनरिच द सॉइल, यानी कि मिट्टी की समृद्धि को बढ़ाने के लिए। इसके साथ मिट्टी की समृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास जैसे रासायनिक उर्वरकों का भी उपयोग किया जाता है। बस हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवे का फर्स्ट है, ये वोकेबुलरी रहेगा, एक नंबर का 3। व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अफेक्ट, इस पैसेज में किसका मतलब अफेक्ट है। तो मैंने दिखाया था इम्पैक्ट, इस पैसेज में एक वर्ड आया है इम्पैक्ट, ये देखो इम्पैक्ट, इसी का मतलब इफेक्ट होता है। तो हमने लिख दिया 5 का फर्स्ट ऐसे लिख दीजिएगा इम्पैक्ट। ठीक है, सेकंड, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ माइनर, इस पैसेज में माइनर का अपोजिट कौन सा है। ठीक है, माइनर, देखो इसका अपोजिट होगा मेजर। ठीक है, मेजर भी मैंने दिखाया था, इसी पैसेज में है, देखो ये मेजर, ये रहा मेजर। ठीक है, आगे देखो तीसरा, व्हाट डज द फ्रेज बायोमास मीन्स इन द पैसेज, मतलब जो बायोमास है इसका मतलब इस पैसेज में क्या है। तो देखो, बायोमास मीन्स द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर, यानी कि बायोमास का अर्थ जीवित पदार्थ की मात्रा से है। ठीक है, बस हो गया। तो अनसीन पैसेज हमारा फिनिश हुआ, हमने पांचों का आंसर दिया। भैया आपको एग्जामिनर ऐसे 15/15 देगा, लेकिन इसके लिए आपको अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इंग्लिश है।
ठीक है। मैं इसको और भी बेटर ढंग से अभी आगे नेक्स्ट लेकर आऊंगा, तब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब चलिए सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन बी में हमारा आर्टिकल है और लेटर है, चलिए उसको भी पढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में हम आर्टिकल और लेटर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा आर्टिकल है। देखो मैंने सेक्शन नहीं डाला है बट मैं बोल तो रहा हूं, आप सुन लीजिए अच्छे से, ठीक है। एक टॉपिक है हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। इस पर हम लोग एक आर्टिकल लिखेंगे। आर्टिकल लिखने का तरीका क्या है थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। देखो जब भी आप आर्टिकल लिखें तो आपको ऐसे एक पैसेज में बड़े से आर्टिकल एक ऐसे नहीं लिख देना है, पैसेजेस में, छोटे छोटे पैसेजेस में डिवाइड करके लिखना है। ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप छोटे छोटे पैसेजेस में आर्टिकल को डिवाइड करके लिखें, दैट्स अ बेटर वे। और अगर आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं तो भी अच्छा है, ठीक है। मतलब आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो हेल्थ इज वेल्थ, हम इसको पैसेजेस में डिवाइड करके लिखेंगे, 3-4 पैसेज में। देखो आर्टिकल का मतलब होता है आप इसके बारे में लिखें कि स्वास्थ्य ही धन है, तो आखिर क्यों है इसके बारे में आपको लिखना। देखो द फ्रेज जो वाक्यांश है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है। इज है, ठीक है। वेल नोन एडेज यानी कि एक प्रसिद्ध कहावत, डैट जो हाइलाइट्स का मतलब प्रकाश डालता है, द इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण ऑफ गुड हेल्थ यानी कि अच्छे स्वास्थ्य इन आवर लाइफ्स हमारे जीवन में। तो ये जो वाक्यांश है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, ये एक प्रसिद्ध कहावत है जो हमारे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालता है, ठीक है। इंडीड वास्तव में हेल्थ, स्वास्थ्य इज है वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल यानी कि सबसे मूल्यवान, ठीक है, एसेस्ट संपत्तियों में से, सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से ये पर्सन जो एक व्यक्ति कैन पोजेस यानी कि जो एक व्यक्ति के पास हो सकती है। तो वास्तव में स्वास्थ्य सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक है जो किसी व्यक्ति के पास हो सकती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अगर वो स्वस्थ है तो वो धनी है भाई, क्योंकि स्वास्थ्य धन है। आपके पास बहुत पैसा हो, आप स्वस्थ नहीं है तो सारे पैसे बेकार लगेंगे, कुछ नहीं है लाइफ में। स्वास्थ्य धन है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमको अगर बुखार हो जाता है एक दिन तो खाना खाने का मन नहीं करता, तो तबीयत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छा लगेगा। मन सच्चा तो कटौती में गंगा, मन चंगा, ठीक है। सॉरी मुझे याद नहीं था। आगे देखिए, इट इनेबल्स, ये जो है इट यानी कि ये जो है हमें इनेबल अस, हमें प्रदान करता है टू एंजॉय लाइफ यानी कि एंजॉय लाइफ का मतलब लाइफ को एंजॉय करना, एंड और परस्यू आवर गोल्स यानी कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, विथ एनर्जी, ऊर्जा, एंड एंथुसिज्म, ऊर्जा और उत्साह के साथ। तो अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक है, तो ये हमें जीवन का आनंद लेने और ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इट इनेबल्स, ये बनाता है, सक्षम बनाना, ठीक है। समझ में आया। तो एक पैराग्राफ हमारा यहां पे हो गया, एक लाइन छोड़ के फिर से दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे। देखो देयर आर मैनी रीजंस, ऐसे कई कारण हैं, व्हाई, क्यों, हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट, कि हेल्थ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है। फर्स्टली, सबसे पहला, गुड हेल्थ अलाउज अस टू लिव ए लॉन्गर एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ यानी कि गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, अलाउज अनुमति देता है अस हमें, टू लिव रहने के लिए, ए लॉन्गर एक लंबा, एंड और मोर फुलफिलमेंट लाइफ, फुलफिलमेंट लाइफ का मतलब संतुष्टिदायक जीवन। तो सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य हमें लंबा और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने की अनुमति देता है, ठीक है। वी कैन परस्यू यानी कि वी कैन परस्यू, हम जो है पूरा कर सकते हैं आवर ड्रीम्स, अपने सपनों को, एंड एक्सपायरेशन, अपने आकांक्षाओं को, एंड और एंजॉय द कंपनी, और हम एंजॉय कर सकते हैं लोगों के साथ को, आप लव वंस यानी कि एक दूसरे से प्रेम करके, ठीक है। तो हम अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं और प्रियजनों की संगति का आनंद भी ले सकते हैं अगर आप स्वस्थ हैं तो। इट आल्सो हेल्प्स अस टू अवॉइड इलनेस एंड डिजीज यानी कि इट आल्सो, ये सहायता करता है अस हमारी, टू अवॉइड करने के लिए यानी कि अवॉइड का मतलब क्या होता है आप ही लोग बताएं। अवॉइड का मतलब जो होता है बचना, ठीक है। टू इलनेस, बीमारी से, एंड डिजीज, रोगों से। तो ये हमें बीमारी से बचने में भी मदद करता है, व्हिच जो कैन बी बोथ कॉस्टली एंड
डेबिलिटेटिंग, व्हिच जो कैन भी हो सकता है बोथ कॉस्टली बहुत महंगी एंड डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है दुर्बल करने वाली, तो जो महंगी और दुर्बल करने वाली हो सकती है। मतलब हेल्थ जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ है तो वेल्थ है भाई, ठीक है। स्वास्थ्य ही धन है, तो खुद को स्वस्थ बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि 12-12 बजे रात तक पढ़ें फिर 4 बजे उठ जाएं, कम से कम 5-6 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और लिखेंगे नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ्स में। देखो, फर्दर मोर, इसके अलावा गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, इज लिंक्ड का मतलब जुड़ा हुआ है, टू ग्रेट प्रोडक्टिविटी यानी कि अधिक उत्पादकता एंड सक्सेस और सफलता पर। तो इसके अलावा अच्छा स्वास्थ्य अधिक उत्पादकता और सफलता से भी जुड़ा हुआ है। When जब वी फील, हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, फिजिकली शारीरिक रूप से एंड मेंटली और मानसिक रूप से वेल, अच्छा, वी कैन परफॉर्म, हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एट आवर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा, एंड और अचीव, प्राप्त कर सकते हैं, आवर गोल, अपने लक्ष्य को, बिट ग्रेटर इज, बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दिस कैन लीड टू कैरियर सक्सेस, दिस कैन लीड, ठीक है, इससे पैदा हो सकती है टू कैरियर सक्सेस यानी कि अपने कैरियर में सफलता, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी यानी कि फाइनेंशियली वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियली का मतलब होता है वित्तीय, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, एंड और एसेंस ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट यानी कि एसेंस ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इससे करियर में सफलता, वित्तीय स्थिरता और व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना पैदा हो सकती है। सेंस का मतलब होता है भावना, आप पर्सनल फुलफिलमेंट यानी कि व्यक्तिगत संतुष्टि, ठीक है। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो ये सारी चीजें पॉसिबल्स हैं, ठीक है। इन शॉर्ट अगर संक्षेप में बात करें, हेल्थ इज ट्रूली वेल्थ यानी कि स्वास्थ्य ही सच में धन है। बाय इन्वेस्टिंग इन आवर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग यानी कि बाय इन्वेस्टिंग, निवेश करके या इन्वेस्ट करके, इन आवर फिजिकल, अपनी शारीरिक एंड मेंटल वेलबींग और अपनी मानसिक भलाई के लिए, मतलब अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई में निवेश करके, वी कैन लिव ए हैप्पियर यानी कि हम बहुत ही खुशहाल, मोर प्रोडक्टिव, अधिक उत्पादकता एंड मोर फुलफिलमेंट लाइफ और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। मतलब अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई में निवेश करके, इन्वेस्ट करके हम अधिक और खुशहाल, अधिक उत्पादक और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। तो ये एक लेख था, 2 फुट लंबा लेख, मतलब ये जो है आर्टिकल था हेल्थ इज वेल्थ पे। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने 2-3 पैराग्राफ्स में इस आर्टिकल को लिखा है, तो ऐसे ही आपको जाकर बोर्ड एग्जाम में लिखना है, गलत तरीके से मत लिखिएगा, सबसे पहली बात, ठीक है। तो ये आपका हो गया आर्टिकल राइटिंग। अब चलिए देखते हैं लेटर राइटिंग को। तो देखिए लेटर राइटिंग जो है, हम इस टॉपिक पर आज लेटर लिखेंगे। सबसे पहले देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखे टू द एडिटर, संपादक को, ऑफ ए नेशनल डेली, एक राष्ट्रीय दैनिक के, ठीक है। कन्वेइंग, व्यक्त करते हुए, योर कंसर्न, अपनी चिंता, ऑन ग्रोइंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतों ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल की। यानी कि एक राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को पत्र लिखकर डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करें और एक पत्र व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखें, ठीक है। मतलब आपको पत्र लिखना है, ठीक है। कौन सा पत्र, लव लेटर नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको एड्रेस लिखना होता है। जब भी आप पत्र लिखें आपको अपना एड्रेस लिखना होगा। जैसे देखो 15 मॉल रोड आगरा, अब हम आगरा से तो नहीं है भाई, हम जहां से हैं हम उसको भी लिख सकते हैं। अब एड्रेस में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। बस ये है कि एड्रेस अगर आप लिख रहे हैं तो वही एड्रेस लिखें, अपना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 मॉल रोड आगरा, ये हमने अपना एड्रेस लिखा। अब डेट डालना है मार्च 2 2024, 2 मार्च 2024 को भैया हमारा इंग्लिश का पेपर है, ध्यान रखिएगा। अब किसको पत्र लिख रहे हैं, टू द एडिटर, हम संपादक को लिख रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यू दिल्ली, ठीक है। इनको हम पत्र लिख रहे हैं। तो पहले अपना एड्रेस, फिर आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको टू करके लिख दीजिएगा। फिर सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट पे पत्र लिख रहे हैं, तो ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल यानी कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, इतना। फिर सर लिखकर अपनी प्रॉब्लम को बताओ, क्या प्रॉब्लम है बेटा तुम्हें। देखो दिस लेटर, इस पत्र को टू योर इस्टीम्ड यानी कि आपके सम्मानित दैनिक को, ठीक है। देखो दिस लेटर, ये पत्र, टू योर इस्टीम्ड, आपके सम्मानित डेली दैनिक, इज इंटेंडेड टू एक्सप्रेस यानी कि इन इंटेंडेड, इसका उद्देश्य जो है टू एक्सप्रेस,
व्यक्त करना, ठीक है। माई कंसर्न, अपनी चिंता, ओवर द इश्यू, इस इश्यू पर आप, एक्सेसिव इंक्रीज यानी कि असामान्य वृद्धि, इन डेली, दैनिक मतलब डेली का मतलब दैनिक, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, दैनिक परिवहन खर्चों में, ड्यू टू एबनॉर्मल हाइक्स यानी कि अपनी चिंता व्यक्त करते हुए, इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस पे, यानी कि आपके सम्मानित दैनिक को लिखे इस पत्र का उद्देश्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में असामान्य वृद्धि के कारण दैनिक परिवहन खर्चों में अत्यधिक वृद्धि के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करना है। मतलब हम अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भाई डेली जो है ट्रांसपोर्ट होता रहता है, उसमें तेल लगता है, ठीक है, डीजल या पेट्रोल, तो उसकी चिंता व्यक्त करते हुए हम इस पत्र को लिख रहे हैं, ठीक है। देखो, दिस लेटर टू योर एक्सटीम डेली इज इंटेंडेड टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर द इश्यू ऑफ एक्सेसिव इंक्रीज इन डेली ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस ड्यू टू एबनॉर्मल हाइक्स इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, ठीक है। तो यही आपको एबनॉर्मल हाइक्स, जो असामान्य अत्यधिक वृद्धि है, ठीक है, इसी पर हम चिंता व्यक्त करते हुए पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, रिसेंटली, हाल ही में, द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैव एक्सेसिबली इंक्रीज्ड यानी कि वो बेतहाशा उसमें वृद्धि हुई है। एक्सेसिबली का मतलब बेतहाशा इंक्रीज वृद्धि हुई है अराउंड द इंटायर कंट्री यानी कि पूरे देश में। तो हाल ही में पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इन सम सिटीज, कुछ शहरों में, द प्राइसेस हैव गॉन, डीजल और पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं हैव गॉन, वो चली गई हैं इवन 105 रुपीज यानी कि लगभग 105 रुपए फॉर 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल की दाम। तो कुछ शहरों में कीमतें 1 लीटर पेट्रोल के लिए 105 रुपए से भी ऊपर चली गई हैं, ठीक है। ये देखो, दिस हैज बीन ए सीरियस प्रॉब्लम, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है फॉर फैमिलीज, उन परिवारों के लिए ऑफ लोअर इनकम स्केल, जिनका इनकम बहुत कम है, ठीक है। तो ये लोअर परिवार, निम्न आय वर्ग के परिवार के लिए एक गंभीर समस्या है, ठीक है। तो ये आपने अपनी प्रॉब्लम लिखी, सर लिखकर आपको अपनी प्रॉब्लम लिखना है, जैसे हिंदी में हम लिखते हैं। फिर आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना है, सो थ्रू दिस लेटर, इसलिए इस लेटर के माध्यम से, इन द कॉलम में, आप योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, मतलब इसलिए आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से और इस लेटर के माध्यम से, आई वांट टू अपील, मैं अपील करना चाहता हूं टू द गवर्नमेंट, सरकार से, टू इमीडिएटली, वो तुरंत ही कंट्रोल, नियंत्रित करे, द फ्यूल प्राइसेस यानी कि ईंधनों का जो कीमतें हैं, टू गिव सम साइन, कुछ और हमें कुछ प्रतीक दें, ऑफ रिलीफ का मतलब होता है थोड़ा आराम जिसको बोलते हैं, ठीक है, टू द सिटीजन, नागरिकों को, ऑफ द कंट्री यानी कि देश के, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए इस लेटर के और आपके समाचार पत्र के माध्यम से, आई वांट टू अपील टू द गवर्नमेंट, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, टू इमीडिएटली कंट्रोल द फ्यूल प्राइसेस यानी कि वो जल्द ही फ्यूल, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को कंट्रोल करें, टू गिव सम साइन ऑफ रिलीफ टू द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के नागरिकों को कुछ राहत दे, ठीक है, अपने देश के नागरिकों को कुछ राहत दे, रिलीफ का मतलब होता है राहत। फिर आपको योर सिंसियरली XYZ लिख देना है, नाम नहीं लिखना है, ठीक है। थैंक यू लिख दीजिएगा, या इधर योर सिंसियरली XYZ लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये लेटर था हमारा भैया किस टॉपिक पर, ये लेटर जो हमारा था ये मतलब पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं, उस पर ये लेटर मैंने आपको बताया, ठीक है। समझ में आ गया, लेटर राइटिंग भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है वो हमारा यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको बताया था सेक्शन ए और सेक्शन बी मैं दोनों एक ही वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आपका 35 नंबर कंप्लीट कराऊंगा, तो आज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, मैं आपको बताता रहता हूँ सारे क्वेश्चन, उसको पढ़ते रहिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।